गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग 1D मोशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट 2000 से 2023 तक के है ना, उनको हम लोग कवर करते हैं बेटा। तो चलो अच्छे क्वेश्चन है और हमने जो देखा है कि मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आए हैं आप खुद देखोगे कि लगभग उनका जो पैटर्न है वो लगभग सेम है और बड़े आसान से क्वेश्चन आए। तो आप जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड है ना। देखो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। एक फार्मूला याद रखो। देखो जैसे वो कह रहा है एक बॉडी A से चलना शुरू की और B तक गई विद द स्पीड v1, A से B तक गई विद द स्पीड v1 और B से A वापस आ गई विद द स्पीड v2। अब एवरेज स्पीड निकालनी, तो एवरेज स्पीड बेटा होता क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अगर जाते टाइम उसने x दूरी तय की है तो बेटा आते टाइम भी वो दूरी x ही तय करेगा। तो टोटल डिस्टेंस हो गई x प्लस x अपॉन टोटल टाइम। अगर जाते टाइम का टाइम t1 था और आते टाइम का टाइम t2 है तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। अब देखो तो v एवरेज आ जाएगा 2x अपॉन, अब t1 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम t1 आ जाएगा, डिस्टेंस जाते टाइम कितनी डिस्टेंस कवर किया है x और स्पीड क्या है v1, आते टाइम कितनी डिस्टेंस कवर किया है x, स्पीड क्या है v2। अब देखो v1 x कॉमन ले लो, एक फार्मूला ये बना लो और इसको हमेशा याद रखो। तो ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, x से x कैंसिल, v1 v2 एलसीएम हो गया। ध्यान देना अभी ऊपर 1 है, v एवरेज का फार्मूला आएगा 2 ऊपर है अपान 1 और v1 v2 एलसीएम लो तो यहां पर आएगा बेटा v1 v2 नीचे एलसीएम लो तो यहां आएगा v2 और यहां आएगा v1। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो v एवरेज का फार्मूला आता है 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये फार्मूला कब लगाओगे, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो। तो ऐसा नहीं कि गया और वापस आया तभी लगेगा। एक x डिस्टेंस कवर करे विद द स्पीड v1, अगले x डिस्टेंस विद द स्पीड v2 ट्रेवल करे तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इस क्वेश्चन को आओ, अगर ये फार्मूला तुम्हें मालूम है बेटा तो एक लाइन में ये क्वेश्चन होगा कि v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बड़ा आसान। v1 कितना दे रखा है, v1 दे रखा है v और v2 कितना दे रखा है 2v। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 2, v1 का मतलब v, v2 का मतलब 2v अपॉन v1 का मतलब v और v2 का मतलब 2v। यानी कि ये आ जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन 3। v से v कैंसिल तो तुम्हारा आंसर क्या आया बच्चा 4/3v। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन याद रखना है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस पे कई बार क्वेश्चन आया है नीट में। देखो अगला क्वेश्चन भी देखो, बिल्कुल वही फार्मूला ही पूछ लिया गया। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, आधी डिस्टेंस v1 स्पीड से एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद v2। मतलब अगर टोटल डिस्टेंस 2x मान लो तो x गया है v1 से और अगली x गया है v2 से, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और हमने क्या कहा, अगर वो इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर करता है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला है 2v1 v2 मतलब v2 आता। आसान सा क्वेश्चन था। चलो देखो 2 क्वेश्चन हो गए, लगातार 2 क्वेश्चन हो गए। अगला देखो और ये सब PYQ है बेटा।
अगला क्वेश्चन भी वही है, अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद द यूनिफॉर्म स्पीड v, ये va होगा, जो v ये va है, ये vu होगा, एंड रिटर्न टू x विद द यूनिफॉर्म स्पीड v, यहां पर लिख दो d होगा, ये स्पीड है vd। तो एवरेज स्पीड गया vu से और आया vd से, और वहीं जहां से गया तो वहीं आया, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो फिर एवरेज स्पीड का फार्मूला 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। 3 क्वेश्चन आए हैं बेटा, ये 3 क्वेश्चंस आपको लगातार दिख रहे होंगे, और ये क्वेश्चन आपके रिसेंट लगातार आए हैं, मतलब लगातार क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू। आप उठा के देखोगे तो 2023 और उसके बाद और ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, आगे तुम्हें बेटा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है। तो याद रखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या जो स्लोप होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो अपने को भैया क्या बताता है, इसका स्लोप मतलब tan थीटा, ये किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी बताता है। तो यानी कि ये है अगर VA और ये है B, तो VA अपॉन VB, और स्लोप का मतलब tan थीटा। इट गिव्स यू वेलोसिटी x, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। तो VA अपॉन VB बराबर आएगा स्लोप tan थीटा, यानी कि tan 45 अपॉन tan 30। tan 45 हो जाएगा 1 और tan 30 हो जाएगा √3, यानी कि 1:√3। लेकिन यह क्वेश्चन जब आया तो अब उन्होंने ये नहीं बताया रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, तो कुछ बच्चे ये भी कर सकते थे भाई, वो इसको A मानते, इसको B मानते, तो ये अवेयर रहना तुम लोग भाई। अगला क्वेश्चन, हाँ, कह रहा 2 cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their position are represented by this। P पार्टिकल की पोजीशन दी है, xp इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, और दूसरा q पार्टिकल की स्पीड पोजीशन दे रखी है ft माइनस t स्क्वायर। आसान। एट व्हाट टाइम 2 cars have the same velocity, तो वेलोसिटी v बराबर क्या होता है तुमको याद होना चाहिए, dx अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है कि किस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो होती है dx अपॉन dt। तो p की वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dxp अपॉन dt। xp की वैल्यू यहां उठा के रखो तो ये आ जाएगा a dy by dt ऑफ t प्लस b dy by dt ऑफ t स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा a और ये आ जाएगा 2bt। ये आ गई p की वेलोसिटी। अब यही q की वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा q की वेलोसिटी क्या होगी, dxq अपॉन dt। तो ये बेटा आएगा f dy by dt ऑफ t माइनस dy by dt ऑफ t स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा ये बेटा f और ये आ जाएगा 2t। अब कह रहा दोनों वेलोसिटी बराबर, vp किसके बराबर है, vq के। तो vp कितना है, a प्लस 2bt, और vq किसके बराबर, vq है f माइनस 2t। टाइम निकालना है तो टाइम को एक एक्सेस पे ले लो, तो ये इधर आ जाएगा 2bt प्लस 2t बराबर f, और ये a उधर गया तो f माइनस a, t कॉमन ले लो तो ये आएगा 2t
2t कॉमन ले लो तो ये आएगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू एफ माइनस ए। तो t बराबर आ जाएगा f माइनस ए अपान 2 1 प्लस बी। f माइनस ए कहां गड़बड़ हो गई है, f माइनस ए अपान 2 1 प्लस बी। ऑप्शन f प्लस ए आ रहा है कि f माइनस ए आ रहा है? देखो कहां गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हो गई, f माइनस 2t और ये आएगा a। बेटा इसमें f माइनस ए होना चाहिए, ऑप्शन में कुछ तो गड़बड़ लिखा है, इसमें f माइनस ए होना चाहिए, ऑप्शन में कुछ तो बेटा गड़बड़ है। और इसका ऑप्शन कोई भी एक देख लो। अब ये दोनों हमको सेम लग रहे हैं तो इन दोनों में से इसका आंसर आएगा ये f माइनस ए अपान, तो किसी को मान लो फोर्थ में इसको हम यहां कर दे रहे हैं, f माइन यहां माइनस लगा दे रहे हैं, तो अगर f माइनस ए अपान 2 1 प्लस बी आएगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन होगा, लेकिन ऑप्शन में होगा f माइनस ए। टाइप कर रहे हैं थोड़ी गलती हो गई, कुछ नहीं किया, क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया है, इसको डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टी, वेलोसिटी आ गई, दोनों को बराबर कर दो, कोई रॉकेट साइंस नहीं। चलो तो इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज 80, और ये बेटा b r स्क्वायर नहीं है, ये bt स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, ये है bt स्क्वायर, ध्यान रखना, ये bt स्क्वायर मतलब वेलोसिटी v बराबर दिया है a t प्लस b t स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट व्हेन बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो देखो दो तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन तुम ऐसे करो। v को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड दी है, टाइम के फंक्शन में है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इसको लिखो, ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो इसको लिखो ds अपॉन dt। ds अपॉन dt बराबर दिया है at प्लस bt स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ds बराबर बेटा आएगा a t dt, इंटीग्रेट करना है अभी, ध्यान से सुनना, प्लस b t स्क्वायर dt। और कब से कब तक करना है, तो देखो टाइम इंटरवल दिया है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, इसको भी। अच्छा, if the velocity of particle is v where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second। तो ये मान के चलेंगे कि ये ओरिजिन से चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, जहां से चल रहा है वहीं ओरिजिन मान लो। तो क्या होगा, ये ध्यान से सुनो, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा a t dt का मतलब t की पावर 3 t की पावर 2 अपॉन 2 t dt x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 1 से 2, यहां आएगा b, n है 2, तो ये आ जाएगा t की पावर 3 बाई 3 और 1 से 2 सेकेंड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s इज इक्वल टू आ गया a, अपर लिमिट क्या है भाई, a बाई 2 बाहर ले लो, अपर लिमिट है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, लोअर लिमिट क्या है 1, ध्यान रखना, यहां आएगा b बाई 3 बाहर ले लो, टाइम में अपर लिमिट क्या है 2, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस b बाई 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 1, यानी कि आंसर आ गया 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलो आगे से अगले क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन है t इज इक्वल टू, अच्छा डिस्प्लेसमेंट और टाइम को फंक्शन दे रखा है, वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t, t बराबर दिया है बेटा रूट x प्लस 3, तो रूट x इज इक्वल टू आ जाएगा t माइनस 3। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो रूट x का स्क्वायर बराबर आएगा t माइनस 3 का स्क्वायर, आसान तरीका बता रहा है। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यह आ जाएगा 2ab हो जाएगा इंटू 3 इंटू टी, यानी कि x बराबर आया टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। अब निकालना है वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएट करो, क्योंकि कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कब तक आना है, जब वेलोसिटी जीरो हो तब पहले वेलोसिटी निकालो। तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt बराबर होगा 2t माइनस 6 प्लस 9 का इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहां पर nx की पावर n माइनस 1, 2 आगे आ गया 2t माइनस 6। अब वेलोसिटी 0 हो तो इसको कर दो 0, तो 2t बराबर आ जाएगा 6, तो t बराबर आ जाएगा बेटा 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है, उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, इसमें t बराबर 3 सेकेंड रख दिया जाए, तो x बराबर आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 इंटू 3 18 प्लस 9, यानी कि 9 प्लस 9 18 माइनस 18 यानी कि 0, तो ये आ जाएगा ये 0, ये 0 है, ये 0 है, सेकंड इज द राइट आंसर। अच्छा इसी के साथ वो भी चीजें याद रखो कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है विद प्रॉपर साइन वो डिस्प्लेसमेंट देता है, और विदाउट साइन वो एक क्या देता है, डिस्टेंस। इसी टाइम पर वो फार्मूला भी रिकॉल कर लो कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के करें तो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन फिर पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम कर्व है फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा जो स्लोप होगा, अभी तुमने पहला ही क्वेश्चन था कि जो स्लोप tan थीटा होता है वो अपने को क्या बता देगा, वेलोसिटी। तो अब स्लोप जहां पर ज्यादा हो, यहां पर देखो tan थीटा इतना है, यहां पे tan थीटा बेटा इतना है, C पे आओ तो C पे tan थीटा इतना है, और D पे तो ऑलमोस्ट फिर वो कर जा रहा है, तो सबसे ज्यादा स्लोप C पे ही दिख रहा है हमें, तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा C पे होगी, जहां स्लोप ज्यादा वहां वेलोसिटी भी ज्यादा, तो इसका आंसर C आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ, the position x of a particle with respect to time along the x-axis is given 9t square minus t, where x in meter and t in second. What will be the position of the particle when it achieve maximum speed? एक चीज और याद रखना, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले स्पीड निकालो, तो स्पीड v बराबर होगा dx अपॉन, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, dx अपॉन dt। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करोगे, x की वैल्यू रखो तो 9 d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर माइनस dy बाई dt ऑफ t क्यूब। अब 2 आगे ले आओ, जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 18t माइनस 3t स्क्वायर, ये v आएगा। अब देखो या तो तुम शॉर्टकट याद रखो या मैथ्स में आओ कि वो कह रहा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। तो एक तो या तो मैक्सिमम मिनिमा याद करो, फॉर द मैक्सिमम और मिनिमा याद करो, किसी भी वैल्यू किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो स्पीड की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो dv अपॉन dt 0 होना चाहिए, यानी कि एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। तो तुम लोग अब बार बार याद करो कि जब वो कहे कि मैक्सिमम स्पीड किस टाइम पर अचीव करेगा, तो मैक्सिमम स्पीड तुम मोटे तौर पर याद कर लो कि जब एक्सीलरेशन 0 होगा। तो इसका अब निकालो एक्सीलरेशन,
फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ये मैथमेटिकल टर्म है, आपको सिखाया जाता है, लेकिन तुम याद कर लो मैक्सिमम स्पीड के लिए एक्सीलरेशन को 0 करो तो एक्सीलरेशन होता है dv/dt। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करो, dy/dt ऑफ t माइनस 3 dy/dt ऑफ t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 60। और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv/dt 0 या एक्सीलरेशन 0, तो यहां से t बराबर आएगा बेटा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, उस समय उसकी पोजीशन क्या होगी, हाँ पार्टिकल पे, तो अपने को पोजीशन बताना है, तो ये t की वैल्यू उठाया और यहां रख दिया। तो देखो x बराबर क्या आएगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, तो 9 इंटू 3 का स्क्वायर फिर 9 और माइनस 3 का क्यूब 27, यानी कि 81 माइनस 27 54। इस पे एक फंडा सीखना है, जब इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तुमसे कहेगा स्पीड किस टाइम पर मैक्सिमम होगी, एक्सीलरेशन 0 होगा, इतना याद रखो। अगर ये टर्म नहीं मालूम है फॉर द मैक्सिमा मिनिमा, तो जब एक्सीलरेशन 0 होगा। चलो अगला क्वेश्चन, a particle moves along a straight line OX at a time t, the distance x in meter of a particle, फिर दिया है ये how long, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, how long would the particle travel before coming the, चलने से पहले वो कितना चला है, रुकने से पहले, सॉरी रुकने से पहले वो चला कितना है। अब इसमें देखो गलती क्या होगी पहले, भाई चला कितना, रुकने से पहले मतलब लोग कहेंगे पहले इसकी स्पीड 0 कर लो, तो निकालो स्पीड क्या होगी dx/dt। जब इसको एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो 40 का डिफरेंशिएशन तो 0, भाई यहां हम लिख दे रहे हैं, चलो dy/dt ऑफ आएगा 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब, ये डिफरेंशिएशन 0, तो वेलोसिटी स्पीड आ गई 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब रुका है तो रुकने का मतलब ये 0 कर दो, बराबर 12 माइनस 3t स्क्वायर, t बराबर कितना आ जाएगा, t स्क्वायर बराबर आया 4 सेकेंड, तो t बराबर आ जाएगा 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड में वो चलने के बाद रुक जाएगा। अब देखो अब यहां गलती क्या होती है, तुम इसमें t बराबर 2 सेकेंड डायरेक्ट रख दोगे, तो जब इसमें तुम t बराबर 2 सेकेंड रखोगे तो ये गलती बता रहा हूं तुम्हारी, तो तुम्हारी वैल्यू आएगी 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब 8, ये आ जाएगा 40 प्लस 24 माइनस 8, तो तुम बता दोगे आंसर 56 मीटर, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों भैया, वो चला देखो क्या है, ऐसे समझो तुम, ऐसे समझो कि t बराबर 0 पे, t बराबर 0, अगर यहां तुम t बराबर 0 रखो तो x बराबर कितना आ रहा है 40, ये 40 मीटर है किस टाइम पर, t बराबर 0 पे, तो 40 मीटर से तो उसने चलना ही शुरू किया है, और 40 मीटर के बाद 2 सेकेंड बाद यहां पर आकर के ये वैल्यू है t बराबर 0 पर, और ये वैल्यू है t बराबर 2 सेकेंड पे। t बराबर 2 सेकेंड पे उसकी पोजीशन कितनी आ रही है 56, t बराबर 0 पर उसकी पोजीशन 1, t बराबर 0 पर उसकी पोजीशन कितनी थी बेटा, ये दूरी है 40, और t बराबर 2 सेकेंड पे उसकी दूरी कितनी पोजीशन है यहां से 56। तुमसे उसने पूछा क्या है कि रुकने से पहले कितना चला, तो चलना ही यहां से शुरू किया है उसने, t बराबर 0 पर उसकी ये पोजीशन है और t बराबर 2 सेकेंड पे उसकी ये पोजीशन है, तो इन 2 सेकेंड में वो चला तो केवल इतना ही है, तो जिसने 56 किया उसका गलत, 2 सेकेंड में केवल यहां से यहां गया है, तो ऑलरेडी ये दूरी अगर निकालोगे तो ये दूरी आएगी 56 माइनस 40, 40 ये पोजीशन है
और 56 यहां से यहां है, तो चला तो इतनी दूरी है, तो ये दूरी कितनी आएगी 56 माइनस 40 यानी कि 16 मीटर। पहला ऑप्शन सही है। तो यू बी अवेयर, इसमें बच्चे जल्दबाजी में ये गलती कर जाएंगे और वो ये भूल जाएंगे कि t बराबर 0 पर वो ओरिजिन से चल ही नहीं रहा है, कुछ ओरिजिन से आगे से चलना शुरू किया। चलो अब क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद द टाइम। बेटा ये देखो यहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है, जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो x बराबर है a e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e की पावर प्लस बीटा टी। ये सही कर लेना, यहां माइनस लगा ये गलत है। अब कह रहा है ऑप्शन चेक करने वेलोसिटी को लेकर के, वेलोसिटी का ये ना, हाँ तो वेलोसिटी का मतलब dx अपान dt, dx अपान dt का मतलब a dy बाई dt ऑफ e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस b, कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना डिफरेंशिएशन में, dy बाई dt ऑफ e की पावर प्लस का बीटा टी। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में अगर जो कांस्टेंट होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब हमने क्या बताया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, हाँ बेटा e की पावर x ही करूंगा, लेकिन अगर e की पावर kx लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ये e की पावर kx ही रहेगा, लेकिन जो x में मल्टीप्लाई हो रहा है ये आगे। तो बस इतना डिफरेंशिएशन में सुधार कर लो। तो यहां कांस्टेंट माइनस अल्फा है, माइनस अल्फा यहां आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस a अल्फा e की पावर माइनस अल्फा टी। यहां बीटा आगे आएगा तो आएगा b प्लस बीटा e की पावर bt, बीटा टी। इसको थोड़ा और मैनेज करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, इसको बेटा थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूं, सीख तुम्हें पता आंसर निकालने के लिए। इसको लिखो माइनस a इंटू अल्फा, और ये माइनस है पावर तो ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर अल्फा टी प्लस b बीटा e की पावर बीटा। अल्फा और बीटा और a और b सब पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, यहां पर दिमाग लगाना था, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि e की पावर t है, टाइम बढ़ेगा तो ये वाला फंक्शन अगर इसे तुम v1 मान लो तो v1 या v2 मान लो तो ये वाला फंक्शन इंक्रीज करेगा। टाइम बढ़ रहा है तो e की पावर प्लस का बीटा t है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि ये वेलोसिटी का कंपोनेंट बढ़ेगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये e की पावर बीटा टी बढ़ेगा, तो चूंकि ये इसमें डिवाइड हो रहा है, ये वाला जो गोला हमने लगाया इस पे ध्यान दो, टाइम बढ़ेगा तो e की पावर अल्फा टी, टाइम बढ़ेगा तो ये चीज बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, लेकिन ये डिवाइड हो रही है a इंटू अल्फा में, तो यानी कि ये कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो घटेगा। टाइम बढ़ने पे ये बढ़ता जाएगा, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी और जो निगेटिव वैल्यू है वो घटती जाएगी। तुम्हारे समझ लो, यहां से वेलोसिटी फिर से हम देखो, इसको ऐसे लिखो तुम v बराबर माइनस v1 प्लस v2। टाइम बढ़ने पर v2 बढ़ रहा है प्लस, और v1 बेटा ये v2 है और इसको हमने v1 लिख लो। टाइम बढ़ने पर ये वेलोसिटी बढ़ रही है और ये v1 चूंकि e की पावर बीटा t बढ़ेगा, ये डिवाइड हो रहा है a अल्फा में, तो ये अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा v2 बढ़ेगा और v1 घटेगा, यानी कि ये बढ़ेगा और ये घटेगा, यानी कि v2 माइनस v1 लिखोगे ना इसे। तो अगर v1 घटेगा टाइम बढ़ने पर तो वेलोसिटी v क्या होगी, इंक्रीज करेगी, यानी कि वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज करती जाएगी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, गो ऑन इंक्रीजिंग विद द टाइम। सब ऑप्शन चेक कर लो, वेलोसिटी बी से बीटा से इंडिपेंडेंट नहीं है, अल्फा और बीटा बराबर हो जाए तो रख लो तो भी जीरो नहीं आ रहा है,
हो क्या रहा है, टाइम बढ़ाने पर ये कंपोनेंट निगेटिव कंपोनेंट घटता जा रहा है और पॉजिटिव कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है। तो ये अगर घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ओवरऑल वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बेटा जल्दी से देखो। अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, यानी कि यहां x बराबर दिया है 1/t+5। अब ध्यान दो, हमें बताना है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो पहले वेलोसिटी निकालो, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको करते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए v बराबर क्या करो, dx/dt। अब बेटा एक फार्मूला याद रखो, या तो फिर तुम इसको करोगे गलती करोगे। एक डिनोमिनेटर डिवीजन का रूल है डिफरेंशिएशन में, जैसे प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डिवीजन रूल है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सीधा कॉन्सेप्ट ये याद रखोगे। तो जब वेलोसिटी निकालोगे तो डिफरेंशिएट करोगे, तो ये डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर 1 है, तो फार्मूला है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 1 है, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है t+5 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बस बेटा एक बार ये फार्मूला लगा लो, इसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब जब 1 को यहां डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो ये फंक्शन 0, ये आएगा 0 माइनस t का डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब जब dy/dt करोगे ऑफ t और फिर करोगे माइनस dy/dt ऑफ 5, दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, dy/dt का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, बचेगा v माइनस 1/t+5 का होल स्क्वायर, t+5 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहां इसको हम पोजीशन के साथ वेलोसिटी और पोजीशन का फंक्शन बना लेते हैं। तो 1/t+5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x। भाई इसको ऐसे लिख दो, माइनस 1/t+5 का होल स्क्वायर, और 1/t+5 की जगह लिख सकते हैं x, तो v बराबर आ गया -x²। v बराबर आ गया -x²। अब ये क्वेश्चन हो गया, जब वेलोसिटी पोजीशन के साथ दी हो तो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v dv/dx। क्या लिख रहे हैं, v dv/dx। अच्छा क्वेश्चन है। तो v बराबर तो है -x², तो यहां रख दो -x², और फिर इसको यहां भी v की वैल्यू यहां भी रखो, यहां भी रखो, तो यह आएगा dy/dx ऑफ -x²। तो माइनस माइनस तो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x², और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2x, यानी कि एक्सीलरेशन जो प्रोपोर्शनल बराबर आएगा 2x³। अब ध्यान से सुनो, यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ ये कहो एक्सीलरेशन x⁻³ आ रहा है, तो ना तो x⁻³ यहां है, ना ही x⁻³ यहां है, ये दोनों तो गलत हो गए। अब दो ऑप्शन बचते हैं वेलोसिटी के टर्म में आंसर, तो v बराबर था -x²। तो यानी कि तुम लिख सकते हो कि v इज प्रोपोर्शनल टू x², माइनस साइन डायरेक्शन की वजह से। तो इसका मतलब है कि x इज प्रोपोर्शनल टू, अंडर रूट करोगे √v, x इज प्रोपोर्शनल टू √v। √v का मतलब क्या हुआ कि x प्रोपोर्शनल है v की पावर 1/2, तो x की वैल्यू यहां रखो, तो a प्रोपोर्शनल होगा x की पावर 3 है, तो x की जगह लिख दो v/2,
x की जगह क्या लिख दें, v/2 और इसकी होल की पावर 3 है। तो यानी कि जो एक्सीलरेशन है इट इज प्रोपोर्शनल टू पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, यहां 2/3 है, इसको बेटा सही कर लो, ये है 3/2। पहला ऑप्शन दिया है वेलोसिटी की पावर 3/2, तो चौथा दिया है 2/3, इसको भी सही कर लो, ये ऑप्शन गलत प्रिंट हुआ है, 3/2 होगा। तो देख लो एक्सीलरेशन की पावर है 3/2। बहुत इत्मीनान से ये क्वेश्चन देखोगे, एक बार डिवीजन रूल निकाला, v निकाला, v का रिलेशन x के साथ निकाला, और जब v वेलोसिटी और x का फंक्शन बन जाएगा तो एक्सीलरेशन होगा v dv/dx। v की वैल्यू उठा के यहां रख दी, डिफरेंशिएट किया तो a = आ रहा है 2x³। अब x में कहीं भी क्यूब का फंक्शन नहीं है, तो ये दूसरा और तीसरा आंसर गलत हो गया। अब हमको वेलोसिटी के साथ रिलेशन बताना है, तो x की जगह v लाना है, तो x प्रोपोर्शनल है, v प्रोपोर्शनल है x² के, तो x प्रोपोर्शनल आ जाएगा √v, यानी कि x प्रोपोर्शनल v की पावर 1/2, x प्रोपोर्शनल आ जाएगा v की पावर 1/2 और पावर के ऊपर पावर तो 3/2। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो बेटा, a particle moves along the x axis has the acceleration f at time given, f ये हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 अब देखो फिर से पढ़ो, कह रहा a particle moving along the x axis has acceleration f and time t given f बराबर f0 1 माइनस यहां डिवाइड होगा बेटा t/t/t है, where f0 and t are the constant, the particle at t बराबर 0 has 0 velocity in the time interval between t बराबर 0 and the instant f बराबर 0। मतलब किस टाइम इंटरवल में, t बराबर 0 और जिस समय f की वैल्यू 0 हो, ये टाइम इंटरवल पूछ रहा है। तो पहले तो टाइम इंटरवल बेटा निकाल लो, f की वैल्यू कब 0 होगी, तो यहां 0 रखो, तो ये आएगा f0 1 माइनस t/t। अब ये f0 भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस t/T बराबर 0। तो तुम्हारे पास टाइम इंटरवल आ गया t बराबर T, यानी कि किस टाइम से, t बराबर 0 से और t बराबर T के बीच में, है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। कब किस टाइम पर बतानी है, देख लो, है क्या, द पार्टिकल क्या बताना है, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सीलरेशन दिया है, ये पार्टिकल एट t बराबर 0 है 0 वेलोसिटी, t बराबर 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 है, ए भी दे दी है। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t बराबर 0 एंड द इंस्टेंट t बराबर एट द इंस्टेंट व्हेन f इज 0, पार्टिकल वेलोसिटी बतानी है। तो f कब 0 है, वो तुम्हारे पास टाइम आ गया t = T, यानी कि इस टाइम पर तुम्हें वेलोसिटी बतानी है, क्योंकि t बराबर 0 पर तो उसने वेलोसिटी 0 दे ही दी है, तो तुम्हें इस टाइम पर वेलोसिटी बतानी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी। अब f दिया है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन होता है, क्या होता है बेटा, dv/dt, ये होता है एक्सीलरेशन। क्या होता है, dv/dt। वेलोसिटी बतानी है, यहां एक्सीलरेशन को a से नहीं, किससे लिख रहा है, f से। अब dv = क्या आ जाएगा, फिर dv आ जाएगा f dt। अब f की वैल्यू उठाओ, यहां रख दो, तो f की वैल्यू उठा के यहां रखोगे तो ये f0 मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, f0 चलो इंटू dt, फिर f0 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस f0/t और एक स्मॉल t है और इंटू dt, ये आएगा मामला। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, यहां 1 है बेटा, इसको इंटीग्रेट कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो
t बराबर 0 पर वेलोसिटी है 0, 0 से v, 0 से कितने टाइम पर, कैपिटल T टाइम तक इंटीग्रेट कर लो। dt, ये v है बेटा, ये v है, सॉरी v है ये, dv का इंटीग्रेशन फिर से समझ लो भैया, गड़बड़ ना करना। f बराबर dv अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dv इज इक्वल टू f dt। तो dv, f की वैल्यू ये वाली उठा के यहां रख दो, dt से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर 1 है, देखो ना, f नॉट माइनस t dt। गड़बड़ कर रहे हो, क्या लिख रहे हो भैया, अरे जल्दबाजी ना करते, ये है, रुको, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, गलती कर रहे थे ना। f की वैल्यू रखो तो ये आएगा f नॉट माइनस f नॉट t अपॉन कैपिटल T इनटू dt। अब ये dt अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो dv बराबर आएगा f नॉट dt माइनस f नॉट अपॉन t, कैपिटल है, कांस्टेंट है वो, तो t dt। अब टाइम इंटरवल है कब, t बराबर 0 से, और जब f0 हुआ है कैपिटल T पे, 0 से कैपिटल T, और t बराबर 0 पर वेलोसिटी है v, dv का इंटीग्रेशन v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v, dt का इंटीग्रेशन t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट f नॉट t, dt का इंटीग्रेशन t अपर लिमिट माइनस लोअर है 0, t dt का इंटीग्रेशन आएगा t स्क्वायर बाई 2, फिर रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम यहां ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, चलो 0 और t, तो अपर लिमिट है कैपिटल T, तो ये आ जाएगा f नॉट t माइनस f नॉट अपॉन t, और ये आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, t से t कैंसिल, f नॉट t कॉमन ले लो तो ये आएगा 1 माइनस 1/2, 1 में 1/2 गया तो बचा कितना, 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 f नॉट t। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था बच्चों, और पूछे अगला क्वेश्चन, Can a horizontal bridge is built across a river? A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with the velocity 4 meters per second. Ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of bridge above the water surface. देखो इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज सिखा दे, देखो बेटा, जैसे ये ब्रिज है, रिवर से h हाइट ऊपर ब्रिज है, यहां से एक बंदे ने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया, तो वो कह रहा है कि 4 सेकंड में ग्राउंड पे आई, तो हाइट बताओ। तो देखो बेटा, एक चीज जो हम लोग करते हैं ना, बॉडी ऊपर फेंकी तो जी नेगेटिव, नीचे फेंकी तो जी नेगेटिव, नीचे फेंकी तो जी पॉजिटिव, ये गलत है। गलत क्या है, तुम्हारा काम चल जाता है, सही है। बेसिकली हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, जी ने अपना ना डायरेक्शन चेंज किया ना मैग्नीट्यूड, तो जी को हमेशा नेगेटिव रखा जाता है। तो एक फार्मूला देख लो कि जब किसी हाइट से तुम बॉडी को ऊपर फेंकोगे, जब किसी हाइट से, देखो तुम क्या कर रहे हो, तुमने बॉडी को यहां से फेंका, बॉडी यहां पर आ गई, तो बॉडी को यहां जमीन तक आने में ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही हुआ ना, हम इधर की बात कर ही क्यों रहे हैं, ये तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी 0 हो गया। ये सब वेक्टर क्वांटिटियां होती हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। अब जहां से बॉडी को फेंक रहे हो वहां ओरिजिन मान लो, ओरिजिन के ऊपर की चीजें पॉजिटिव और नीचे की चीजें नेगेटिव, तो देखो यहां ओरिजिन से नीचे है h, तो फार्मूला बनेगा माइनस h, u ऊपर है ओरिजिन से तो u है पॉजिटिव, g बेटा नीचे लग रहा है, बॉडी को जैसे ही फेंकोगे तो ग्रेविटी नीचे है, तो ये आएगा माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस दोनों तरफ कॉमन ले लो या मल्टीप्लाई कर दो, तो h बराबर आएगा माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अगर तुम साइन कन्वेंशन के साथ लिखोगे तो इसका मतलब है h
h डिस्प्लेसमेंट होने में t टाइम लगा है, h डिस्प्लेसमेंट होने में t टाइम लगा है। तो आप कुछ नहीं, इतना सोचने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस इतना याद कर लो, तुम लोग बच्चा केवल इतना याद कर लो, ये क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है। क्या याद करना है कि जब किसी बॉडी को किसी टावर से खड़े होकर ऊपर फेंका जाता है, तुमको एक फार्मूला बस ये याद करना है, जब किसी बॉडी को किसी टावर पे खड़े होकर ऊपर फेंका जाता है, h हाइट पर खड़े होकर, तो बेटा h बराबर होता है -ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहां h है डिस्प्लेसमेंट और t है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, यानी कि u दिया है 4, और कितनी देर बाद वाटर की सरफेस पे आया, 4 सेकंड बाद, यानी कि 4 सेकंड बाद लौट आया, तो t है टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड, u है 4 मीटर पर सेकंड। h बताना है, एक लाइन में आंसर आएगा, h बराबर u है 4, टाइम ऑफ फ्लाइट भी है 4, लेकिन ये माइनस में होगा, h बराबर -ut प्लस हाफ, g की वैल्यू है 10 और t का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। आ गया आंसर, ये होगा -16, ये होगा 5 और 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 80, 80 में 16 गया, बचा कितना 64 मीटर, यानी कि h कितना है, वाटर सरफेस से ब्रिज कितना ऊपर है, 64 मीटर। तो बेटा बस याद रखो, बॉडी को सुनो ऐसे याद रखो, बॉडी को नीचे फेंको ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, बॉडी को छत से खड़े होकर ऊपर फेंको -ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। चलो आगे, और बेटा चाहे ऊपर फेंको और चाहे नीचे फेंको, अगर सेम वेलोसिटी से फेंका है तो टकराएगी भी सेम वेलोसिटी से आगे, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, the ratio of the distance traveled by a freely falling body in the first, second, third, fourth। बेटा गैलीलियो की थ्योरम है कि कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल में चली गई दूरियों का रेशियो जो होता है वो ऑड नंबर, गैलीलियोस थ्योरम ऑफ ऑड नंबर है, ऑड नंबर का रेशियो होता है, यानी कि 3, 4, 5 जो भी कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल है इनमें चली गई डिस्टेंस का फार्मूला 1:3:5:7:9:11 होता है, सब ऑड नंबर आएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा 1:3:5:7। बस ये थ्योरम याद कर लो कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल में चली गई डिस्टेंस का रेशियो, जबकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा हो, when the body is starting from rest, then distance traveled in the consecutive या सक्सेसिव टाइम इंटरवल जो होता है वो ऑड नंबर का रेशियो होता है। ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, 1:3:5:7:9:11:13 जितने भी पूछ ले। तो इसका बेटा थर्ड ऑप्शन है, ये याद कर लो, इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है। अगला, a stone falls freely under the gravity, it covers a distance 4, अच्छा it covers a distance h1, ये है h1 बेटा, क्वेश्चन टाइप नहीं सही हुआ है, ये है h1 and h2, h1 and h2 in the first 5 seconds and the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively। अब इस क्वेश्चन को हम सही कर दे रहे हैं बेटा, सुनो, ये क्वेश्चन है, a stone falls freely under the gravity, it covers distance h1, h2, h3 in first 5 seconds, in next 5 seconds and in the next 5 seconds, यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल हैं, 5-5 सेकेंड के लगातार क्रमागत 3 टाइम इंटरवल हैं। कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल सब इक्वल टाइम इंटरवल है बेटा। तो हमने क्या भी गैलीलियो की ऑड नंबर थ्योरम बताई कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से छोड़ी जाती है तो 3 क्रमागत इक्वल टाइम इंटरवल में, 3 क्रमागत इक्वल टाइम इंटरवल में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 1:3:5 में होगा। तो अपने आप आंसर आ जाएगा।
H2 बराबर क्या रेशियो है 1:3:5, यानी कि H2 बराबर क्या आएगा, H2 बराबर आएगा 3 और H3 बराबर आएगा H1/5। तो भैया यहां क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है? देखो क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा ऑप्शन सही है? यहां सब H1 H2 H3 ऐसे लिखे हुए हैं, तो जल्दी से देखो भैया कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 16 में। इसको H3 कर लो, हाँ ठीक है। H1 इक्वल टू H1 बराबर, अब देखो 1:3:5 का रेशियो है, तो क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ। 1 H2/H1 का रेशियो देखो यहां क्या है, तो H2 की जगह क्या लिख दोगे, बोलो 3H1/H1। तो फटाफट देखो H1 से H1 कैंसिल हो गया, तो H1 बराबर यहां से क्या आया, देखो यहां से H2 इक्वल टू आ गया 3H1, तो H1 बराबर क्या आएगा H2/3। फिर इसी तरीके से H3 बराबर आएगा, ठीक है, H1 बराबर आएगा H3/5। तो फोर्थ ऑप्शन ही सही है, कुछ नहीं करना है, क्या याद रखना है, रेशियो 1:3:5 होना चाहिए, 1:3:5, तो बिल्कुल सही है। H2 बराबर 3H1 और H3 बराबर 5H1 होना चाहिए, तो यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अब बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर 200 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन जी, वेलोसिटी तब तो ये कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन एक हाइट है, यहां से स्टोन को ड्रॉप किया तो u 0 है। अब क्या होगा, v² बराबर इक्वेशन यूज होगा u² + 2gh। u 0 है, 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी है 20, यानी कि 200 × 2 400 v² आया, तो v अंडर रूट करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो अगला, A ball is dropped from a height h, हाइट नहीं, हाई राइज प्लेटफॉर्म t बराबर 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बहुत अच्छा, एक कोई h हाइट है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, ध्यान से सुनना, एक बॉल यहां से ड्रॉप की गई, यानी कि इसकी वेलोसिटी है 0। आगे क्वेश्चन, उसके ड्रॉप करने के 6 सेकंड बाद दूसरी बॉडी थ्रो कर दी गई अपवर्ड विद द स्पीड v। इसके छोड़ने के 6 सेकंड बाद एक बॉडी को v स्पीड से ऊपर फेंक दिया गया, लेकिन नहीं ऊपर फेंका कि नीचे, डाउनवर्ड फेंका। अच्छा, एक पहली बॉडी को ड्रॉप किया, ये बॉडी नंबर 1 है, इसके ड्रॉप करने के 6 सेकंड बाद दूसरी बॉडी को भी नीचे ही फेंका है, हमने सोचा ऊपर फेंका है, नीचे ही फेंका है v स्पीड से। अब देखो 6 सेकंड बाद फेंका है, इसके फेंकने के 6 सेकंड बाद, अब देखो दे 2 बॉल्स मीट एट t = 18 सेकेंड, और वो दोनों बॉल t बराबर 18 सेकंड पे मिली, यानी कि इसको t बराबर 0 पर तुमने फेंका, यहां से टाइम गिनना शुरू किया, 6 सेकंड बाद इसको फेंक दिया, और ये दोनों बॉल मिली कितनी सेकंड बाद आकर के 18 सेकंड बाद। अब ध्यान से बस यहीं पर क्वेश्चन को ग्रिप कर लो, यानी कि पहली बॉल जिसको तुमने ड्रॉप किया था उसने टोटल टाइम ये डिस्टेंस कवर की, मिलने से पहले ये डिस्टेंस कवर की उसने कितनी देर में, 18 सेकंड में। इसके फेंकने के 6 सेकंड बाद ये फेंकी गई थी और मिली दोनों बॉडी यही, यानी कि जितनी दूरी इसने 18 सेकंड में बेटा तय की, वो डिस्टेंस दूसरी वाली बॉल ने, क्योंकि वो 6 सेकंड बाद फेंकी गई है, तो वो दूरी उसने
कितने सेकंड में तय कर ली? 12 सेकंड में। इसने ये दूरी तय की 12। भाई जब दोनों ऊपर से फेंकी गई और मिली आकर के, तो यानी कि जब मिली होंगी तो दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर की। लेकिन पहली बॉडी जिसको ड्रॉप किया था उसने 18 सेकंड में वो डिस्टेंस चली, और दूसरी बॉडी को जिसे फेंका था उसने वही डिस्टेंस, चूंकि 6 सेकंड बाद फेंकी गई थी, 12 सेकंड में तय की। तो यानी कि इसके द्वारा चली गई दूरी 18 सेकंड में, वो किसके बराबर होगी? इसके द्वारा चली गई दूरी 12 सेकंड में। चूंकि इसे ड्रॉप किया है तो ड्रॉप करेंगे तो u 0 हाफ g, और टाइम कितना है? 18 का स्क्वायर। इसको नीचे फेंका है, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो u की जगह लिख लो v, और इसने ये दूरी कितनी देर में तय की है? 12 सेकंड में, प्लस हाफ g इंटू 12 का स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन में तुम लोग फंसते हो, इसको इधर ले आओ तो हाफ g तो कॉमन आ जाएगा। अब ये होगा 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और ये बराबर होगा 12 इंटू बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। जी की वैल्यू 10, 1/2 10, ए प्लस बी यानी कि 18 प्लस 12, ए माइनस बी यानी कि 18 माइनस 12 बराबर 12 बी। अगले से स्टेप में आंसर ये कट 5, 18 और 12 30 यानी कि 5 इंटू 30, 18 और 12 माइनस करोगे तो 6 बराबर 12 बी। 6 दूनी 12, 2 से इसको 15, 15 बना 75, तो बी बराबर आ गया 75 मीटर पर सेकेंड। बस यही दिमाग लगाना था कि एक दोनों जब मिलेंगी तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी, लेकिन वही डिस्टेंस पहली वाली ने 18 में और दूसरी वाली ने 12 में। अगला क्वेश्चन, a particle starts its motion from rest under the action of a constant force। फिर वही क्वेश्चन, if the distance covered in the first 10 second is s1, यानी कि रेस्ट से चल रहा है, पहले 10 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की s1, वो है 1/2, g की वैल्यू 10, और पहला 10, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। अच्छा g नहीं है तो a लिख लो, अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो रेस्ट से चल रही है u0 हाफ a इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि s1 बराबर आ गया हाफ a इंटू 100, और कह रहा है एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड, और पहले 20 सेकेंड में s2 है। तो पहले 20 सेकेंड में अगर s2 है तो s2 बराबर आ जाएगा हाफ a, और t बराबर 20 सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर करोगे यार तो वो हो जाएगा 400। हाफ a बराबर क्या है? s1 अपॉन 100 इंटू 400, 100 से 100 कैंसिल, तो s2 बराबर आ गया 4s1। बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, a particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 130 meter in t second. The value of t बस हो गया। क्या वैल्यू? t की वैल्यू। क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल। फाइनल है 20, इनिशियल है 10, और s की वैल्यू कहां दी है? कहां दी है? ये दिया है 135। और एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन t। सब कुछ दिया था क्वेश्चन में। एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी v2 कितनी है? 20 का स्क्वायर, u कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह लिख दो v2
माइनस v1/t। तुम चाहो तो एक काम करो, v2 कितना है 20 और v1 कितना है शुरुआत में 10, या v माइनस यू लिख दो अपान टी। तो a की जगह लिख दो 2 इंटू 20 माइनस 10 अपान टी इंटू एस है कितना 135। बस क्वेश्चन हो गया। 400 10 का स्क्वायर 100 इधर ले आओ माइनस में, इधर हो जाएगा 2 इंटू 135 यानी कि 270 और इंटू 10 अपान टी, टी निकालना है। ये बचा 300, इधर आ गया 270 इंटू 10 अपान टी, दोनों जीरो कैंसिल हो गए। 3 से 27 9, टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टी बराबर आ गया 9 सेकेंड। सेकेंड इज द राइट। बस कुछ नहीं, इस इक्वेशन में एक्सीलरेशन को टाइम के फंक्शन में रखना था, v माइनस यू अपान टी। अगला प्रश्न, a particle moves in a straight line with the constant acceleration, it changes its velocity। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है अभी किया हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन, हाँ 21, the distance traveled by a particle starting from rest and moving with acceleration 4/3 meters per second in the third second, distance covered in the nth second, u plus 1/2 a 2n minus 1। इसमें बस n है क्या नंबर ऑफ सेकेंड, बाकी सबका मतलब वही है, u इनिशियल वेलोसिटी a एक्सीलरेशन। तो इनिशियली वेलोसिटी उसमें रेस्ट बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक्सीलरेशन कितना बताया 4/3 2 n कितना, कौन सा सेकेंड है थर्ड सेकेंड, माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 2/3 इंटू 5 यानी कि 10/3 पहला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड। अगला प्रश्न, a ball is thrown vertically upward, it has a speed 10 meter per second when it has reached 1/2 of its maximum height। maximum height ये है h। अब क्या कह रहा है कि when a ball is thrown vertically upward, कुछ नहीं, ये बॉल है, इसको अपवर्ड थ्रो कर दो u स्पीड से। जब कह रहा है वो आधी दूरी पर पहुंचा, h/2 पर पहुंचा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 10। तो लगा दो भैया v² = u² - 2gh। जब दूरी चला आधा यानी कि h/2, तो वेलोसिटी है v 10 यानी कि 10 का स्क्वायर = u स्पीड से तुमने फेंका था -2g h/2, 2 से 2 कैंसिल। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रेवल करेगा, मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा मान लो h, तो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो दूसरा इक्वेशन और बना, 0 का स्क्वायर = u² - 2gh। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करोगे भैया, तुम्हें u निकालना है, कुछ भी कर लो, चाहो तो gh की जगह gh बराबर क्या आ जाएगा u²/2, यहां रख दो। तो 100 का स्क्वायर 10 = u² माइनस gh की जगह लिख दो u²/2 यानी कि u² कॉमन ले लो, तो यानी कि u²/2 = 100, तो u² बराबर 200, तो u बराबर आएगा √200 यानी कि ये आएगा 14 पॉइंट समथिंग आई थिंक। तो यहां पर ये आना चाहिए 15 मीटर पर सेकेंड के आसपास आंसर आना चाहिए, 15 मीटर पर सेकेंड के आसपास आंसर। अब क्या कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, देख भाई क्या गड़बड़ हो रही है, देखो देखो देखो
h की जगह h/2 रखा, 2 से 2 कैंसिल, तो GH, अच्छा जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो V 0, तो U स्क्वायर बराबर 2GH, तो GH की जगह क्या आएगा U स्क्वायर बाई 2, U स्क्वायर बाई 2, तो U बचेगा। क्या गड़बड़ कर रहे हैं बेटा? देखो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ की है मैंने, कैलकुलेशन में ही गड़बड़ है कुछ। कितना आ रहा है? When a ball is thrown vertically upward, it has a speed of 10 meter per second when it has reached 1/2 of its height maximum। तो ठीक है, अगर u स्पीड से फेंका है तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g, और आधी हाइट पर पहुंचा ना तो h/2, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ये है, पहले कह रहा कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो बेटा अगर u स्पीड से फेंको तो जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 u स्क्वायर माइनस 2gh, तो 2gh की जगह हम u स्क्वायर लिखते हैं, तो 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, यानी कि अगर हम u स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 100, तो u स्क्वायर बराबर आएगा 200, तो u बराबर अपना आ रहा है 14 पॉइंट समथिंग। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा h बताना था, गड़बड़ कर गए हम लोग गड़बड़ कर गए। अच्छा हम u सोच रहे थे, बताना क्या है भैया? अरे भाई मैक्सिमम हाइट, ये तो u निकालना है, तो हमको एलिमिनेशन गलत कर दिया, हमको u को एलिमिनेट करना चाहिए। सुन लो मैं पकड़ गए, गलती पकड़ गए। सुनो, हमें क्या बताना है? h बताना है। तो उसने कहा जब आधी हाइट तक गया तो यहां पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो पहले जो इक्वेशन यूज करते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहां पर वेलोसिटी है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh बाई 2, पहला इक्वेशन ये बनाओ। अगर उसने टोटल हाइट h ट्रेवल की है, मैक्सिमम हाइट h है, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0 u स्क्वायर माइनस 2gh, तो u स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 2gh। हमें h बताना था ना, हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम gh को क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, हम u को रिप्लेस करें, तो u स्क्वायर की जगह लिख दो 2gh, तो 100 इज इक्वल टू 2gh, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस gh, तो ये बचा gh बराबर 100, g की वैल्यू है 10 इंटू h इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, h बराबर आ गया 10 मीटर। फर्स्ट वो गड़बड़ कर रहे थे ना, बताना h है तो u को एलिमिनेट करो। अगला क्वेश्चन, a car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter, ये सर्कुलर ट्रैक है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और डिस्टेंस 2 पाई r होगा। डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ होती है पाथ की। टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर, एक चक्कर में कितना टाइम ले रहा है? द एवरेज वेलोसिटी, तो एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट, एक चक्कर में बेटा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो वेलोसिटी एवरेज हो गई 0, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड जब निकालोगे तो ये आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है 2 पाई r अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बस 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14, रेडियस कितनी दी है 100 मीटर, और टाइम कितना है 62.8 सेकेंड। अगर 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे, या 1 दशमलव हटाओ तो ये 31.4 हो जाएगा, एक और हटा दो तो यहां क्या बचेगा 10, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा एवरेज वेलोसिटी आएगी 0 और स्पीड आएगी 10 मीटर। देख लो, अरे 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 314, ऐसे 2 इंटू 314
अपॉन 62.8, एक जीरो और बढ़ा दो। अब इसको कैंसिल करो या इसको यहां जीरो बढ़ा लेते तो ये दो बार में कटता तो 10 आ जाएगी, तो एवरेज स्पीड आएगी 10 और वेलोसिटी आएगी 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगला प्रश्न क्या है, ये A ball is thrown vertically upward with the velocity 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity 80 meter per second. The height, फिर वही क्वेश्चन है, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकी गई है और किस वेलोसिटी से टकरा रही है, हाइट पूछ रहा है, कुछ नहीं है बेटा, डाउनवर्ड फेंका है, तो वेलोसिटी होगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v दिया है 80 का स्क्वायर, u दिया है कितना 20 का स्क्वायर प्लस 2gh, इसको इधर ले आओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 2g की वैल्यू 10 और h बताना है, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू हो जाएगा 20h, यानी कि 100 इंटू 60 इज इक्वल टू 20h। ये कैंसिल 3 टाइम्स तो h बराबर 300 मीटर। देख लो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 24 300 मीटर। अगला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था ये। A man throws ball with the same speed vertically upward one after the another, ये अच्छा क्वेश्चन, at an interval of 2 seconds. What should be the speed of throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? यानी कि पहली बॉल तुमने फेंकी t बराबर 0 पर, दूसरी बॉल आप फेंक रहे हो t1 बराबर 2 सेकेंड पे, और तीसरी बार आप जब फेंकोगे तो हर 2-2 सेकेंड पे, ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है, ये बॉल नंबर 3 है, तो इसको फिर 2 सेकेंड बाद फेंकोगे, यानी कि ये फेंकोगे 4 सेकेंड। अब ध्यान दो, पहली बॉल फेंकी थी तुमने 0 सेकेंड पे, उसके 2 सेकेंड बाद आपने फेंकी दूसरी बॉल, और उसके 2 सेकेंड बाद आप फेंक रहे हो तीसरी बॉल। मेरी बात समझना, तो अब देखो कह रहा मैक्सिमम 2 बॉल हवा में रहे, तो मैक्सिमम 2 बॉल हवा में कब रह सकती हैं, जब आप तीसरी बॉल नंबर 3 यहां से जस्ट उछालो, तो बॉल नंबर 2 यहां होगी और बॉल नंबर 3 कहीं पर वापस ग्राउंड पर एकदम टच करने वाली है, यानी कि हवा में 2 बॉल रहनी है। तो ऐसे सोचो कि हम तीसरी फेंक रहे हैं, वो पहली एकदम आ रही है, तो भैया पहली फेंकी थी 0 सेकेंड में और तीसरी फेंक रहे हो 4 सेकेंड में, तो तीसरी जब फेंक रहे हो तो पहली आ रही है, तीसरी जब फेंक रहे हो तो पहली ग्राउंड पे वापस आ गई, यानी कि पहली बार 4 सेकेंड लिए, पहली बार ने टोटल टाइम कितना लिया 4 सेकेंड, ग्राउंड तक आने में कितना लिया उसने टाइम 4 सेकेंड, यानी कि पहली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकेंड, पहली वाली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकेंड। अब कह रहा है 2 से ज्यादा बॉल रखनी हवा में, तो यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है अगर ये 4 से ज्यादा हो जाए, भाई टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, तो 2 बार हवा में, तीसरी फेंक रहे हो दूसरी जस्ट आ रही है, आप समझ लो। तो जब तीसरी फेंक रहे हो और पहली वाली वापस आ रही है, दूसरी वाली तो बीच में है ही, तो जैसे ही तीसरी ग्राउंड पे आएगी, पहली ग्राउंड पे आएगी तो तीसरी हवा में आ गई, तो 2 बॉल तो हवा में हो गई। वो कह रहा है 2 से ज्यादा हो हवा में तो टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा, t बराबर 2u/g होता है। कैसे, जितना टाइम ऊपर जाने में लेता है तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, u माइनस gt, उतना ही टाइम नीचे आने में, तो एक तरफ जाने का टाइम है u/g, दूसरी तरफ आने का भी u/g, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u/g।
तो यानी कि 2u/g हम कर दें ग्रेटर देन 4 सेकेंड। 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल 2, यानी कि u इज ग्रेटर देन 2g। g की वैल्यू 9.8, यानी कि u इज ग्रेटर देन 2 इंटू 9.8, यानी कि 19.6 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा सेकेंड को। समझ लो, आसान सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड। बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी एक सिमेट्रिक मोशन है, जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में। तो अगर बॉडी को तुमने ऊपर फेंका तो जो लास्ट का t सेकेंड होगा जाते टाइम, ये लास्ट का t सेकेंड होगा जाते टाइम, लौटते टाइम वो वापस आते टाइम पहला t सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट t सेकेंड हो जाएगा। लास्ट t सेकेंड जाने वाला तो वापस आने वाला फर्स्ट t सेकेंड। तो जब वापस आएगी तो यहां इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो पहले t सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी, u0 प्लस हाफ g t²। जो लास्ट का t सेकेंड है वो वापस आने का, पहला t सेकेंड वापस आते टाइम वेलोसिटी 0। तो पहले सेकेंड में जो लास्ट का t सेकेंड में दूरी चलेगी वो आते टाइम पहले t सेकेंड में चलेगी, हाफ g t²। सेकेंड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये सब बेटा पीवाईक्यू है, अगली बार से कोशिश करेंगे ईयर भी लिखवा देंगे। कह रहा है प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सीलरेटर वाज वर्किंग। मेट्रो स्टेशन में गई और उसे ये देखा कि जो एक्सीलरेटर है वो वर्क कर रहा है। शी वॉक अप द स्टेशनरी एलिवेटर इन t1 सेकेंड। मतलब मान लो ये है ऐसे, जब एक्सीलरेटर रुका हुआ है तो मान लो वो u स्पीड से चली, तो कह रहा है ये दूरी उसने t1 सेकेंड में कवर कर ली। s दूर डिस्टेंस है वो उसने t1 सेकेंड में कवर कर ली है, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन ही मान के चल रहा है। तो ये s बराबर आ जाएगा एक तरीके से u इंटू t1 सेकेंड। समझते जाना, t1 सेकेंड। आगे चलो, ऑन द अदर डे, दूसरे दिन जब गई, इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर। अब वो जाकर के, पहले एक्सीलरेटर रुका था वो उस पर चढ़ी, t1 टाइम लिया। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि वो जाकर के एक्सीलरेटर पे खड़ी हो गई, तो अब कौन चढ़ा के ले जा रहा है, एक्सीलरेटर। तो यानी कि यहां से यहां तक जाने में दूरी तो अभी भी उतनी ही चलेगी, लेकिन मान लो जो एक्सीलरेटर था उसकी वेलोसिटी है v, तो उसने टाइम लिया t2। अब आगे चलो, अब अपने को बताना है टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग। अब उसको यह बताना है आपको कि अगर एक्सीलरेटर चल रहा हो और वो उस पर वॉक कर जाए, टेकन बाय हर टू वॉक अप, मतलब वो प्रीति जो गर्ल है जो चल रही है वो भी उस पे चले और एक्सीलरेटर भी चले, तो दोनों चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बाद वाली कंडीशन में इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी एक तो गर्ल की वेलोसिटी स्पीड और प्लस एक्सीलरेटर की स्पीड। दूरी उतनी ही तय करनी है, तो टाइम जो t3 लगेगा वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि s अपॉन u प्लस v। अब हो गया क्वेश्चन। तो t3 बराबर आ जाएगा s अपॉन u की जगह क्या लिख दो, s अपॉन t1, v की जगह लिख दो s अपॉन t2। फिर और सॉल्व कर लो, s अपॉन नीचे s कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। s से s कैंसिल,
T1 T2 एलसीएम ले लो तो ये ऊपर चला जाएगा और यहां आ जाएगा T2 प्लस T1। बेटा ये थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, यहां T1 T2 एलसीएम लो तो यहां आएगा T2, यहां आएगा T1 और T1 T2 ऊपर, तो यह सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, a bus is moving with the speed of 10 meter per second square on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds, 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should he? With what speed should the scooterist chase the bus? पकड़ना है उसे। देखो ये है तो वैसे रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन, लेकिन आई थिंक कि इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी शायद आपको पढ़ाई नहीं गई, तो इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, वरना रिलेटिव वेलोसिटी से तो टाइम बराबर आता डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव स्पीड, सीधी बात। वो एक लाइन का आंसर होता, वो आंसर एक लाइन का होता। अब इसको नॉर्मल तुम कैसे करोगे, तो डायग्राम बनाओ। बस जो है ना चल रही है 10 मीटर, तो तुम ऐसे एक स्ट्रेट रोड बनाओ पहले। तुम नॉर्मल भी कर सकते हो, ये रिलेटिव वेलोसिटी तो हो ही जाएगा। बस यहां पर है और इसकी स्पीड दी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो स्कूटर चालक है वो इससे कितना पीछे है, यानी कि जो स्कूटर वाला बंदा है, स्कूटर तो नहीं बनाएंगे, एक बंदा है, वो इससे 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर पीछे। अब ये बस को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है, मान लो u स्पीड से, और कह रहा है 100 सेकेंड बाद ये बस को पकड़ लेता है। जैसे ही बस चलती है, बस जैसे ही चलना शुरू करती है, ये 1 किलोमीटर पीछे खड़ा था, ये भी दौड़ना शुरू करता है और ये बस को जाके पकड़ लेता है 100 सेकेंड बाद। तो अब देखो 100 सेकेंड में बस कुछ दूर चली गई होगी, बस यहां आ गई होगी, 100 सेकेंड बाद बस यहां आ गई होगी, यानी कि बस यहां से यहां तक जाने में जो टाइम ले रही है वो है 100 सेकेंड। इस आदमी को इस बस को पकड़ना है, तो जितनी देर में बस ने 100 सेकेंड में दूरी तय की है, वही उतनी ही टाइम में 100 सेकेंड में जो ये x दूरी बस ने कवर की है, अगर इस आदमी को इसे पकड़ना है तो इसे कितनी दूरी 100 सेकेंड में कवर करनी पड़ेगी, 1000 प्लस x। हो गया क्वेश्चन। भाई बस को यहां पकड़ा तो बस थोड़ी आगे x चली गई होगी, आदमी 1 किलोमीटर पीछे था, तो 100 सेकेंड में बस अगर x आगे गई है, आदमी को उसी बस को पकड़ना है, तो 100 सेकेंड में आदमी को कितनी दूरी से तय करनी पड़ेगी, 1000 प्लस x। बस ने रेस्ट से स्टार्ट किया था, तो x बराबर बस के लिए होगा u हो 0 प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अच्छा यहां एक्सीलरेशन दिया है, यहां स्पीड ही लिख रहा है यार, तो ये स्पीड ही होगा, तब तो ठीक है। बस कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो x बराबर 10 इंटू सेकेंड, x बराबर क्या हो जाएगा ut, कुछ नहीं शॉर्टकट, x बराबर लिखो u इंटू टी, यानी कि ये हो जाएगा 10 इंटू 100, 100 सेकेंड बाद, यानी कि बस कितना चली गई, 1000 मीटर बस भी चली। 100 सेकेंड में बस कितनी चली, 1000 मीटर। उतने ही टाइम में स्कूटर चालक को कितनी दूरी तय करनी है, 1000 किलोमीटर तो पीछे, प्लस जितनी देर में बस यहां से यहां गई, इसको यहां से यहां जाना है, तो इसको यहां से यहां तक जाने में 1000 प्लस x चलना है। इसकी स्पीड तुमने मानी है u, लेकिन टाइम इसको भी उतना ही लेना है, समान समय में दूरी तय कर देंगे। x बराबर है 1000 प्लस 1000 बराबर 100u, यानी कि 2000 इक्वल टू 100u, दोनों जीरो कैंसिल, तो u बराबर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अगर रिलेटिव वेलोसिटी से करते तब तो हम सीधे 100 सेकेंड इज इक्वल टू लिखते 1000 अपॉन u माइनस, अपने आप आ जाता है। तो चलो फिलहाल नॉर्मल मेथड से भी कर लो। अगला क्वेश्चन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल x is equal to 8 plus 12t minus t cube
where x in the meter and t in the second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0. बिल्कुल कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी पहले निकालो, तो dx अपॉन dt करो। 8 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 12t का 12 होगा माइनस 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी कह रहा है 0, ये वेलोसिटी आ गई, ये 0 हो गई, 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो t स्क्वायर बराबर आ गया 4। तो t बराबर 2 सेकेंड में वेलोसिटी 0 होगी। अपने को रिटार्डेशन बताना है, ये वेलोसिटी है, अपने को रिटार्डेशन बनाना है, ये वेलोसिटी है, तो रिटार्डेशन क्या होगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर। dv अपॉन dt होता है ना भैया, तो इसको अगर v की जगह dx अपॉन dt लिख दोगे तो ये आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो dx अपॉन dt आया, ये ऐसे लिखा करो, और आसान तरीका d अपॉन dt और dv अपॉन dt करना था, तो v ये था, तो फिर d अपॉन dt और v की वैल्यू क्या है, 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो ये आ जाएगा d अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 माइनस 6t और t बराबर है 2 सेकेंड, तो रिटार्डेशन आ गया माइनस, मतलब एक्सीलरेशन आया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन मान रहे हैं, तो आप मैग्नीट्यूड पे चले जाओ, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड दूसरे का मास है 3 kg आर ड्रॉप फ्रॉम हाइट 16 मीटर एंड 25 मीटर। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, देखो बॉडी के मास से जी का कोई लेना देना नहीं है, जो जी की वैल्यू है वो सभी बॉडी पर, मास पे डिपेंड नहीं करती है, बॉडी के सभी बॉडी पर सेम लगेगी। दोनों बॉडी ड्रॉप की गई, तो h1 बराबर लिख दोगे हाफ जी t1 स्क्वायर, h2 बराबर लिख दोगे हाफ जी t2 स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो h1 अपान h2 बराबर आएगा t1 स्क्वायर अपान t2 स्क्वायर। h1 दिया है 16, h2 दिया है 25 बराबर t1 स्क्वायर अपान t2 स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट, यानी कि t1 अपान t2 आ जाएगा अंडर रूट 16 अपान अंडर रूट 25, 4/5, पहला ऑप्शन है। तो बेटा ऑल इज डन। ये क्वेश्चन हमने कोशिश किए थे कि नीट 2000 से लेकर के 2023 तक के सॉल्व किए हैं। कल हम लोग बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन के पीवाईक्यू करेंगे, तो एक बार आप जल्दी जल्दी से उसकी थ्योरी रिवाइज कर लो, और कल हम लोग कल ऑनलाइन ही रहेंगे क्लास। आज आपका चूंकि टेस्ट था जो बूस्टर, बायो बूस्टर, उस वजह से इसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ा है। तो कल फिर मिलते हैं, थैंक यू बच्चों।